अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ फिज़िक्स न्यू बुक की लेक्चर सीरीज़ चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, पेज नंबर 6 फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल बेटा, फिज़िकल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, और इसको मेजर करके हमारे पास कोई वैल्यू आती है विद अ यूनिट के साथ कोई एक वैल्यू भी आती है हमारी। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अब इसके साथ नाम से ही देख के जाहिर है नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम इसको मेजर नहीं कर सकते और ना ही इसकी कोई वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। यहाँ थर्ड लाइन, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए और सम ऑफ दीज को कट करके यहाँ पे लिखिए फिजिकल क्वांटिटी। तो आपकी लाइन क्या बनेगी, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, सम ऑफ दीज को कट करके लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर अपनी ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। ये आपकी हो गई डेफिनेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप वही बात है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम टूल और इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक लाइन यहाँ पर ऐड करेंगे एक्सप्रेस्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यू यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि ये एक्सप्रेस्ड होती है बाय यूजिंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की कोई वैल्यू होती है, नंबर वाली वैल्यू होती है और साथ में कोई यूनिट भी होता है। ये आप इसकी इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करेंगे। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे इसकी एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर से 2 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ से आप ले लीजिए नंबर 1 एग्जाम्पल लेंथ एंड नंबर 2 एग्जाम्पल इज टेम्परेचर। ठीक है, ये 2 आप इसकी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लगा के ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। नॉन फिजिकल क्वांटिटी आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पर ऊपर आप लिखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको रीड करते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कभी भी किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर नहीं कर सकते, बल्कि दे ऑफन प्रिटेंड टू द परसेप्शन एंड इंटरप्रसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, बल्कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्वांटिटी है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे लग रहा है कि इस इंसान को इतना डर लग रहा है, लेकिन कोई और अगर उसे ऑब्जर्व करे तो उसके हिसाब से हो सकता है उसे कम डर लग रहा हो, यानी कि उसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये ऑब्जर्वर के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस नज़रिए से देख रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन इसकी लिखें, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यू यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती और ना ही इसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लगा सकते हैं। भी आप 2 लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लव, फियर, विजडम, ब्यूटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। अब ह्यूमन इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, दैट्स मीन ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ह्यूमन बिहेवियर को भी हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल 1.1 इंस्ट्रूमेंट यूज़। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? यस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं यूज़ होता। फिजिकल क्वांटिटी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट है? यस, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से एक्सप्रेस होती है। हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। एंड देन नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट नहीं होती। और इसके अलावा एग्जांपल्स आपको दोनों बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी करते हैं। आपका यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो आप डेफिनेशन को राइट करें मेरे साथ। Base quantities are the quantities on the base of which other quantities are expressed. Means base quantities ऐसी quantities होती हैं जिससे मिलकर बाकी quantities बनती हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ वो बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं जिससे मिलकर बाकी क्वांटिटीज़ बनती हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। हमारे यहाँ पर 7 स्टैंडर्ड बेस क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल टाइम एंड लेंथ। 2 अभी लिख लें, आगे आपको पूरा टेबल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइम एंड लेंथ। नेक्स्ट चलते हैं हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ। बेटा, ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। अगर आपके पास बिरयानी है, ठीक है, एक आपके पास बिरयानी बनाने से पहले आपके पास चावल है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मसाला जाते हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं एक तरफ, और आपने उससे बना के एक तरफ बिरयानी रखी हुई है। अब अगर मैं पूछूँ कि बेस क्या चीज़ है और ड्राइव
होके क्या आई, ड्राइव होता है बनने के बाद आपके पास क्या आया है, ठीक है। अब जो बिरयानी बनी हुई है यानी कि वो आपने 2-3 काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर बनाई है, तो इसका मतलब वो ड्राइव हुई है। और बेस क्वांटिटी कौन सी हुई, यानी कि बेस चीज़ हमारे पास कौन सी हुई, जो हमारे पास खाली अकेली पड़ी हुई थी, चावल हो गए, मसाला जात हो गए, वो सारी हमारी बेस थी। और बेस को हमने इस्तेमाल करके उससे हमने क्या चीज़ ड्राइव की, बिरयानी ड्राइव की। तो इस तरीके से बेस एंड ड्राइव को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे, ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। वो वाली सारी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई हैं वो कौन सी हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। वो कह रहे हैं स्पीड जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है। बेटा स्पीड का फार्मूला होता है S=D/T, ठीक है। ये जो है उन्होंने कहा ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि जो स्पीड है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, डी और टी से, यानी कि 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। वो वाली चीज़ जो चीज़ों से मिलकर बनी है वो ड्राइव चीज़ होती है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं एस जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। एस जो है किससे मिलकर बना है, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है। अगर मैं सिर्फ डी की बात करूँ यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से अकेला यूनिट है, मीन्स टू से ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है बेस क्वांटिटी। ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। और एक टी यानी कि टाइम, ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। जब इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाता है हमारे पास एस यानी कि स्पीड। और स्पीड क्योंकि 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, 2 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, इसका मतलब स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसके अलावा बस यहाँ तक एक एग्जाम्पल काफ़ी है, यहाँ तक इस ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट क्या चीज़ होती है, अब मेजरमेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ये 1.2 का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये भी लगा लेते हैं यहाँ पे साथ साथ ही। अब मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होती है, किस चीज़ का, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, जिसके अंदर हमें एक अननोन क्वांटिटी को विदली एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसके अंदर हम एक अननोन क्वांटिटी को एक ऐसी क्वांटिटी से मेजर करते हैं जो हमें पता है। जैसे कि जो सब्जी वाला आता है वो भी तो करता है ना, 2 तरफ रख के तराजू के अंदर, एक तरफ वो अपनी नॉन क्वांटिटी रखता है यानी कि वो जो स्टोन्स रखता है 1 kg 2 kg, और दूसरी तरफ हमारी सब्जी रखता है जो कि अननोन क्वांटिटी होती है। फिर उनको कंपेयर करता है और कंपेयर करके वो उसकी मेजरमेंट लेता है, ठीक है। तो ये हमारा है मेजरमेंट की डेफिनेशन। 1.2 का ही दूसरा पार्ट है, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, तो वो भी यहाँ से यहाँ तक है, ये भी 1.2 के अंदर ही ऐड करेंगे आप। अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक मेजरमेंट के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, अ नंबर एंड ए यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक नंबर और एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ 40। अगर मैं सिर्फ 40 लिखूंगी तो ये मीनिंगलेस है, क्योंकि 40 के साथ सेकंड भी आ सकता है, 40 के साथ ग्राम भी आ सकता है, 40 के साथ लेंथ के लिए सेंटीमीटर भी आ सकता है। अगर आपने लेंथ को मेजर किया है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपने सेंटीमीटर है। देखो अगर आपने लेंथ को मेजर किया, आप यहाँ पे कभी भी केजी नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है वो वेट का यूनिट है। तो आप जब भी कोई चीज़ को मेजर करोगे आपको एक नंबर लिखना होता है और साथ में उसके कोई ना कोई यूनिट लिखना होता है जो बता सके कि आपने एग्जैक्ट क्या चीज़ मेजर की है। अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो आप सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे। अगर आप टाइम मेजर करोगे तो आप सेकेंड यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। एक मेजरमेंट है विदाउट यूनिट, आपने यूनिट लिखा ही नहीं है तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई भी फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ से लेकर आपका क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर बन रहा है 1.3 का। इसको रीड करते हैं अब हम। In early days, people used to measure length using hand or arms, foot or footstep। अब वो कह रहे हैं कि पुराने वक्तों में जो लोग थे वो अपने लेंथ को मेजर करते थे बाय हैंड्स, हाथों की मदद से, आर्म्स की मदद से और फुट की मदद से, फुट स्टेप की मदद से लेंथ को मेजर करते थे। अब वो जाहिर है हर इंसान की मेजरमेंट अलग अलग आएगी, क्योंकि हर इंसान का जो हैंड है, हाथ की लंबाई है, वो भी ज़्यादा कम हो सकती है। किसी के फुट स्टेप छोटे होते हैं, किसी के फुट स्टेप बड़े होते हैं। तो एक कमरा अगर मैं नाप रही हूँ और उसके बाद आप नाप रहे हैं, हो सकता है हम दोनों के फुट स्टेप चेंज हों, मतलब कि हम दोनों
दोनों के मेरा फुटस्टेप थोड़ा कम हो और आपका फुटस्टेप थोड़ा बड़ा हो तो हम दोनों की मेजरमेंट चेंज आएगी, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन, इसे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। एज क्यों द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफर, क्यों क्योंकि डिफरेंट पीपल की मेजरमेंट डिफरेंट हो जाती थी बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स आर्म्स और स्टेप, क्यों क्योंकि डिफरेंट साइज होता है आर्म्स का, हैंड्स का और स्टेप्स का। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ज़रूरत थी कि एक स्टैंडर्ड का फिक्स किया जाए सो डैट द मेजरमेंट ऑफ एनी परसेंट में रिजल्ट द सेम। स्टैंडर्ड क्यों फिक्स किया जाए, ताकि हर बंदे की जो मेजरमेंट आ रही है वो सेम ही हो। और ये जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, यूनिट। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट करने से पहले हम इस पे निशान लगा लेते हैं, इसको आप पूरा करेंगे। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, देख लीजिए ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसके ऊपर लिख भी लीजिए कि SI बेस क्वांटिटीज़, ये SI बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनके आपने ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के नेम, यूनिट एंड सिंबल, ये MCQs के लिए भी, और ये 1.6 का आंसर है, ठीक है। ये 1.6 आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.6 का आंसर है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज़ है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट इन 1961 रिकमेंडेड दैट द यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट। अब इंटरनेशनल कमेटी ने 7 बेस यूनिट्स दिए, आपको ये MCQ आ सकता है, 7 बेस यूनिट दिए, और उन 7 बेस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SI बेस यूनिट्स। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिस्टम हम पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस दिख रही है। यूज़ ऑफ SI मेजरमेंट हेल्प ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ईजीली। क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो हम अगर पाकिस्तान में कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं हम उसे बाहर भी कंपेयर करने की भेज सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है। जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो इंटरनेशनल है, हम कहीं पे भी जाके बोलेंगे तो उनको समझ आएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो अपना डाटा जो है बाहर के मुल्क भी शेयर कर सकते हैं। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स होती हैं विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिक्स होती। यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ यहाँ पर ऊपर लिखिए जे, यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। बेस क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी उनका जो यूनिट होगा, सिंपल बात है, उसको बेस यूनिट कहेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। बेस यूनिट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर, बेस यूनिट किसी चीज़ से ड्राइव नहीं हुए भी होते। एंड नेदर कैन दे बी डिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, और ना ही वो किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स टू से आप मीटर से छोटा चीज़ नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो किसी चीज़ के अंदर भी डिजॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ तक आप बेस यूनिट की डेफिनेशन करेंगे और साथ में आप टेबल से बेस यूनिट भी 1 या 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ड्राइव यूनिट पे। ड्राइव यूनिट आप यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। ये रही ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। वो वाले यूनिट जो बेस यूनिट को मिलाकर बनते हैं वो कौन से हमारे हैं, ड्राइव यूनिट। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल एरिया। एरिया जो है मिलकर बना लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ का मीटर एंड ब्रेड्थ भी मीटर, मीटर और मीटर, मीटर का स्क्वायर m2। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, स्पीड। स्पीड हमारे पास दी हुई है। डिस्टेंस एंड टाइम, वही वाला सेम, डिस्टेंस जो है वो मीटर है और टाइम जो है वो सेकंड है। अब मीटर का m और सेकंड क्योंकि नीचे है तो ऊपर आएगा तो ms-1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या करना है, इस ये जो आपके पास टेबल आ रहा है
टेबल 1.3 इसको इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा, इसमें से सिंबल, यूनिट एंड सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपको, कि आपसे पूछा जा सकता है प्लेन ऑफ एंगल है, उसका यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उसका यूनिट रेडियन है। ठीक है, ये कुछ जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अब देखें ये ms-1 ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, m³ ये भी एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। क्यों? क्योंकि 3m से मिलकर बनी है, 1m 2m 3m, ये 3m से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब ये ड्राइव क्वांटिटी है। SI प्रीफिक्सेस के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। डेफिनेशन लिखिए, द टर्म यूज इंटरनेशनली फॉर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल ऑफ वेरियस यूनिट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। वो वाला टर्म जो हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के लिए यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, उसको क्या कहते हैं हम? प्रीफिक्सेस। अब सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, मैंने एक वर्ड बोला है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं सिंपल जो प्लस में वैल्यू होती है, ठीक है, और सब मल्टीपल क्या होते हैं? जो माइनस में वैल्यू होती है। अभी आप टेबल करेंगे तो आपको पता चलेगा, बस अभी ये याद रखें, मल्टीपल मीन्स प्लस वैल्यू एंड सब मल्टीपल्स मीन माइनस वैल्यू। नेक्स्ट आप कुछ डेफिनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर SI यूनिट। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या सिंबल होते हैं जो हम SI यूनिट से पहले यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ तक आप कर लीजिए इसको, ठीक है, वो वाले वर्ड होते हैं जो कि आप SI यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट बाय पावर ऑफ 10। इसके अंदर आप पावर ऑफ 10 लगा कर यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपने डेफिनेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस या एग्जाम्पल, दो हेडिंग्स बन सकती हैं, और यही आंसर है आपका 1.6 का। 1.6 का आपको वहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रीफिक्स एंड सम नेम सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, तो वो हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप करेंगे इसका यूज़ या इम्पोर्टेंस या एग्जाम्पल। द बिग क्वान्टिटीज लाइक दिस एंड स्मॉल क्वांटिटीज लाइक दिस आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू, देखिए 0 0, ये बहुत छोटी वैल्यू लिखना आसान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करके 10 रेज़ टू पावर बना देते हैं ताकि वो छोटी सी वैल्यू बन जाए। देन द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल। अब इस प्रीफिक्सेस से क्या होगा, हम इसको सिंपल कर देंगे। जैसे कि अब ये क्वांटिटी है बहुत बड़ी सारी, इसको हम सिंपल कैसे करेंगे? हम सिंपल पॉइंट को मूव करेंगे। अब पॉइंट को मूव करने के लिए एक बात याद रखें कि जब आप लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करते हैं तो वैल्यू आपकी हमेशा इधर लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं, तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और जब आप राइट साइड पे मूव करते हैं पॉइंट को तो आपकी वैल्यू माइनस में आती है। अभी हम इसको सॉल्व भी करते हैं। अब आप देखें पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, अब आप पॉइंट को मूव करें ज़रा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने पॉइंट को मूव किया 7 टाइम्स, ठीक है, और आप देखें मैंने पॉइंट को मूव किया कुछ इस तरफ, यानी कि मेरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 10 7, क्योंकि 7 टाइम मूव किया था, 10 रेज़ टू पावर 7, और 7 के साथ देखिए मैंने प्लस वैल्यू लगाई है, ठीक है। क्यों प्लस वैल्यू लगाई है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किस तरफ मूव करेंगे तो प्लस आएगी और किस तरफ मूव करेंगे तो माइनस आएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस वन। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, मूव करना है अपने पॉइंट को। अब आपने मूव देखें यहाँ तक लेके जाना है इसको। अब मैं मूव करती हूँ इसको, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब 5 टाइम मूव किया। अब आपको पता है मैंने मूव किया कुछ इस तरफ, और इस तरफ जब मैं मूव करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, 4 10 रेज़ टू पावर 5 लिखा है, और 5 के साथ देखिए मैंने क्या लिख रही हूँ, माइनस। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू कुछ राइट साइड पे जा रही थी। टेबल 1.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने 3 मल्टीपल्स के नाम बताने और सिंबल बताने हैं, और 3 जो है सब मल्टीपल्स के नाम और सिंबल्स बताने हैं आपने। तो आप इनमें से कोई भी 3 ऐसे वैल्यूज़ कर सकते हैं जो माइनस में हैं, ठीक है, और 3 ही मल्टीपल्स में, ये सब मल्टीपल्स, यानी कि मैं कोई 3 कर लेती हूँ सब मल्टीपल्स के लिए, और मैं कोई प्लस वाली 3 कर लेती हूँ मल्टीपल्स के लिए, ठीक है, जिनका नाम भी मुझे आता हो और सिंबल भी मुझे आता हो। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 1.6। नेक्स्ट आपने ये पूरी की पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा का पूरा टेबल इसकी प्रीफिक्सेस और इसका 10 रेज़ टू पावर आपको पता हो, ताकि आप सारे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सके इस चैप्टर के। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
5000 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने पीछे पढ़ा था कि एक यूनिट होगा, ठीक है, और यूनिट से पहले क्या लगी होगी, प्रीफिक्स। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा यूनिट है और ये मेरी क्या होगी, प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स मिली की वैल्यू क्या है। अब आपको मिली की वैल्यू ये लिखी हुई 10⁻⁻3। अब देखो बेटा 10⁻⁻3 है, -3 का मतलब है 1000, ठीक है। 3 का मतलब चले देख लेते हैं, 3 का मतलब है 3 0 है, तो यानी कि कुछ इस तरीके से, और माइनस यानी कि माइनस का मतलब है ये फ्रैक्शन के नीचे है, ठीक है। इतना बात समझ आई। अब यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5000 उन्होंने लिखा है, ये जो हमारा यूनिट है वो वैसे का वैसा लिख दिया, और 1000 को उन्होंने क्या लिखा है, नीचे लिखा है। क्यों नीचे लिखा है, क्योंकि मिली की वैल्यू थी 10⁻⁻3। 3 का मतलब है 1000 और माइनस का मतलब है कि ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा। तो आपने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है, ये 30 से कैंसिल, एंड आपके पास आ गया 5 और मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला भी देखें। यहाँ पर आपका ये यूनिट है और ये आपकी है प्रीफिक्स। सेंटी की प्रीफिक्स देख लेते हैं जी, 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 की प्रीफिक्स क्या होती, 10⁻⁻2 को हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए 10⁻⁻2 है, यानी कि कितने जीरो आएंगे, 2, और फ्रैक्शन के नीचे या ऊपर माइनस लगा हुआ है, डैट्स मीन फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास आएंगे। अब देखें यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे लगाया, ये ऊपर वैल्यू लगाई, और सेंटी की जगह पे उन्होंने क्या लगाया है, ये हमारे पास 100 लगाया है। क्यों, क्योंकि -2 आंसर था हमारा सेंटी का, और मिली हमारे पास लगा दिया। अब देखें इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 0 से कैंसिल हुए, 500, और हमारे पास यूनिट हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 3000 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है 3 kg के अंदर। अब देखिए आपने kg में कन्वर्ट करना है। अगर तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगी हुई होती तो मैं उसकी वैल्यू लगा देती यहाँ से देखकर। अब देखो हमने प्रीफिक्स खुद लगानी है, हटानी नहीं है। ऊपर वाले में आपने क्या था, सेंटी था, आपने यहाँ इसको हटा दिया था। जब आपने हटानी हो तो आपने वैल्यू एज इट इज़ लगानी है, ठीक है। अगर आपने यानी कि अगर डिवाइड हो रहा है तो आपने डिवाइड ही करना है। ये देखो डिवाइड हो रहा था ना, ये हमारी वैल्यू हमें बता रही थी डिवाइड होना है, तो मैंने डिवाइड ही किया था। लेकिन अगर आपने वैल्यू लगानी है, अब देखो यहाँ पे लगानी है, पहले नहीं थी अब है यहाँ पे, तो अब क्या करोगे, जो हमारी वैल्यू कह रही होगी उसका उल्टा करोगे। अगर मल्टीप्लाई कह रही होगी तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको यहाँ से पहले समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आपके पास kg है, k का वैल्यू क्या आ रही है, 10⁻3, यानी कि वो हमें कह रहे हैं 10⁻3 3 का मतलब है यहाँ पे क्या है 1000, और यहाँ पे प्लस है साथ में, तो इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे नहीं है, फ्रैक्शन के ऊपर है। अब हमें वैल्यू कह रही है कि ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे नहीं है, यानी कि अगर तो माइनस होता तो मैं कहती फ्रैक्शन के नीचे है, तो यहाँ पर हो रहा है ये मल्टीप्लाई। अब मैंने कहा है अगर आपने वैल्यू लगानी हो, अगर आपने प्रीफिक्स लगानी हो तो आप उसका उल्टा करोगे, यानी कि मैं 1000 को क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, जो हमारी वैल्यू हमें कहती थी हम वही करते थे। अगर डिवाइड कह रही है तो हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर तो मुझे वो कह रही है मल्टीप्लाई करो, लेकिन मुझे पता है कि अब मैंने वैल्यू लगानी है, के मैंने खुद लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे वैल्यू कह रहा होगा मैं उसका उल्टा करूँगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कह रहा था, मैंने उसको डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इससे कैंसिल करूँगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 2000 म्यू सेकेंड। अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻6। देखें 10⁻⁻6 लगाई हुई है इन्होंने। अब 10⁻⁻6 को -3 कैसे किया इन्होंने, इसको देख लेते हैं। अब आपको पता है पॉइंट आपका इधर वाली तरफ है, 1 2 एंड दिस 1 3, इधर वाली तरफ गया आपका पॉइंट, यानी कि +3, ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है, अब आपको पता होना चाहिए +3 आना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है -6, आपको पता है -6 और मेरा क्या था +3, -3 +3 -6 +3, क्योंकि मैंने 3 टाइम मूव किया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3, ठीक है, -3। अब इस -3 की वैल्यू ज़रा देखकर बताएं, -3 की वैल्यू क्या आपके पास मिली। देखें -3 की वैल्यू क्या है, मिली, तो अब आपने क्या लगाया 2 मिली सेकेंड। डेफिनेशन राइट करें। साइंटिफिक नोटेशन इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग नंबर इन विच नंबर्स आर रिकॉर्डिंग यूजिंग द पावर ऑफ 10 or prefixes and there is only one non-zero digit before the decimal.
ये है आपकी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हम इसकी लिखते हैं इम्पोर्टेंस। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आप हेडिंग दें, इट इज़ अ शॉर्ट वे के ऊपर हेडिंग दे दें इम्पोर्टेंस की। इट इज़ द शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। हम साइंटिफिक नोटेशन से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को ईजिली राइट कर सकते हैं। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ टेक मच स्पेस। अगर हम इसको वैसे ही लिखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस को कवर अप करता है। ये मच स्पेस तक ब्रैकेट क्लोज कर लें इम्पोर्टेंस की। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मेथड ऑफ राइटिंग। मेथड ऑफ राइटिंग आप स्टार्ट करेंगे यहाँ टू से हेडिंग दे दें यहाँ पर मेथड ऑफ राइटिंग। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपने नंबर्स को लिखना है बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखने हैं तो मूव द डेसिमल पॉइंट। तो आपने क्या करना है, अपने डेसिमल पॉइंट्स को मूव करना है अनटिल, उस वक़्त मूव करना है। कब तक मूव करना है, ओनली नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ़्ट साइड। उस वक़्त तक आपने मूव करते रहना है जब तक कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर, पॉइंट के मतलब लेफ़्ट साइड पर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो। मतलब कि अगर तो यहाँ पर 6 आ जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि देखिए पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे मेरे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये ओके है। अगर तो आपके पास 0 पॉइंट है तो आपने पॉइंट को मूव करना है, उस वक्त तक मूव करना है जब तक कि कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। उसके बाद आपने जो जंप्स आपने लिए हैं पॉइंट के, उसको आपने काउंट करना है थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज़ मूव। उन प्लेसेस को आपने काउंट करना है, डेसिमल की जंप्स को आपने काउंट करना है जो कि आपने मूव किए हैं। एंड यूज़ दिस नंबर, और इस नंबर को यूज़ करना है एज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10। मतलब कि अगर देखें ये 100 है, ठीक है, मैंने पॉइंट को मूव करना है। पॉइंट को मूव क्यों करना है, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। अब मैं पॉइंट को मूव करी 1 एंड 2। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर लेकर आऊँ तो मेरे पास 1 पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट देखें, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि है हमारा 2। अब मैंने कितने जंप्स लिए थे, 1 एंड 2, 2 जंप्स लिए थे तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखने को कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ राइटिंग यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे हेडिंग एग्जाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ इज़ दिस। अब ये इतनी बड़ी सारी वैल्यू है, इसको उन्होंने छोटा करके लिखना है। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में भी इसको कैसे लिखेंगे, देखें पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन 8 टाइम आपने मूव करना है। जब आप 1 की तरफ लेकर आएंगे तब आपकी लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाएगा। देखें हमारे पास क्या आया, 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर। यहाँ से आपने यहाँ तक ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। ये आपकी एग्जाम्पल डन हो गई है। नेक्स्ट आप करेंगे इसका एक MCQs यहाँ पर है। द डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर। बस आपने ये यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट एक MCQs है यहाँ पर, द किलोग्राम इज़ ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ ए प्रीफिक्स। किलोग्राम सिर्फ एक ऐसी बेस क्वांटिटी है, बेस यूनिट है जिसके साथ ऑलरेडी एक प्रीफिक्स लगी हुई होती है। देखें किलो एंड ग्राम। अब ये किलो जो है, किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज़ टू पावर 3। डैट्स मीन ये किलो एक प्रीफिक्स है। अब देखें ग्राम एक यूनिट है और प्रीफिक्स है किलो, तो इसके साथ ऑलरेडी एक प्रीफिक्स लगी हुई है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। एग्जाम्पल 1.1 ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, अगर तो हमने क्वेश्चन करना है प्लस वाला और माइनस वाला, तो आपने 10 की जो पावर है ऊपर उसको इक्वल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये बात आप याद रखें, पहले प्लस और माइनस में, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड का बताऊंगी। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पॉइंट ये लिखा हुआ है और देखें एक तरफ है 10 रेज़ टू पावर 4 और एक तरफ है 10 रेज़ टू पावर 5। आपने छोटी वैल्यू के इक्वल करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मुझे इक्वल मैं करने की कोशिश करती हूँ, 5 के इक्वल करने की कोशिश कर लेते हैं, या 4 के इक्वल, चलें 4 के इक्वल करने की कोशिश करते हैं इसको। अब ये 10 रेज़ टू पावर 5 है हमारे पास और मैंने इसको बनाना है 10 रेज़ टू पावर 4। अब देखिए 10 रेज़ टू पावर 5 है मेरे पास। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ, मेरे पास क्या है इस वक्त 5 है और मैंने इसको बनाना क्या है
4। तो मुझे बताएं इसको कैसे बनाएंगे 4, -1 करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास 4। तो इसका मतलब देखिए मेरे पास 5 है यहाँ पर और मैंने बनाना क्या है इसको 4। मैंने ऐसे लिखा है 5 है मेरे पास और बनाना क्या है मुझे इसको 4। तो बताएं कैसे बनाऊंगी, -1 करके। अब ये -1 मुझे क्या बता रहा है, -1 मुझे ये बता रहा है कि मैंने मूव किस तरफ करना है, इस तरफ करना है, और जंप कितने लगाने हैं, ओनली 1। देखिए माइनस, ये जो मेरे पास माइनस साइन है ये मुझे बता रहा है कि मैंने इस तरफ जाना है, और 1 मुझे बता रहा है कि मैंने जंप कितना लगाना है, 1, सिर्फ एक जंप लगाना है मैंने। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने याद रखना है -1 आ रहा है हमारा आंसर, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू है आप सिंपल इसको वैसे ही लिखेंगे। इस वाली वैल्यू की तरफ देखें, ये पॉइंट था हमारे पास, आपको मैंने बताया था -1, यानी कि आपने पॉइंट को किस तरफ लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है, और कितना जंप लगाना है, ओनली 1। देखें इस पॉइंट को ये इधर लेके गए हैं, एक जंप लगाया, देखिए बन गया 32.1, 32.8। इन्होंने पॉइंट को इस तरफ लेके गए हैं और ये देखें 4 बन गया। अब ये क्यों 4 बना है, क्योंकि -1 करके हमारा 4 आ सकता था। अब देखें हमारे पास ये भी 10⁻⁴ है और ये भी 10⁻⁴ है। 10⁻⁴ और 10⁻⁴ को हम ले लेंगे कॉमन, और अंदर वाली वैल्यूज़ को दरमियान में हम कर देंगे प्लस। अब इनको प्लस करके हमारे पास ये आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁴ वैसे का वैसा लिखा हुआ आ गया। आप चाहें तो इधर तक भी सही है, यहाँ पे उन्होंने बस एक पॉइंट को आगे मूव करके यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट में उन्होंने माइनस कहा है। अब दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे है 10⁻⁻2 और यहाँ पे हम 10⁻3। मैं इसको -3 को -2 बनाना चाहती हूँ। मीन्स मेरे पास है क्या, -3 है, मुझे बनाना क्या है, -2, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको, मेरे पास है -3 और बनाना क्या है मुझे, -2। देखिए मेरे पास -3 है, मैंने बनाना है -2। अब यहाँ पर ऐसा क्या लगाऊं कि यहाँ पर -2 आ जाए। अगर तो मैं यहाँ पे +1 लगा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा -2। तो इसका मतलब मेरा आंसर इस वक्त क्या है, +1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी रकम की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर ये प्लस मुझे क्या बता रहा है कि मैंने पॉइंट को किस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है। ये प्लस मुझे बता रहा है कि मैंने पॉइंट को इस तरफ लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और 1 मुझे बता रहा है कि मैंने जंप कितना लगाना है, ओनली 1। अब देखें हम इसको जंप को आपने याद रखना है, मेरा आंसर आ रहा है +1, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको ये वाली वैल्यू सेम लिखी है, ठीक है। इस वैल्यू को देखें, मैंने इस तरफ मूव करना है और 1 जंप लगाना है। देखें इस तरफ मूव किया और लगाया मैंने 1 जंप। देखें मेरा क्या बन गया, 0.343, और यहाँ पर मेरा आ गया 2, क्योंकि मैंने 2 ही बनाना था। इसको जंप लगाकर मैंने इसको 2 बना दिया। अब सिंपल वही बात, अब सिंपल आपने यही करना है कि आपने दोनों को ले लेना है कॉमन। आपने दोनों को ले लिया कॉमन, ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने बाहर ले ली कॉमन, और अंदर वाली वैल्यूज़ को सिंपल कर दिया माइनस। अब ये देखिए सिंपल माइनस करके ये आया मेरे पास, और 10⁻⁻2, और यहाँ पर मिली एंड मिली लिखा हुआ है। अब मिली की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है। मिली की वैल्यू क्या होती है, मिली की प्रीफिक्स होती है 10⁻⁻3, ठीक है। ये 10⁻2 मैंने लिखा, और मिली की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिखी है 10⁻3। अब देखिए 10⁻2 और -3 क्या आता है मेरे पास, -5, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, -2 और -3 को प्लस करके हमने लिखा 10⁻5। ये आपकी वैल्यू, ये वाला आपका न्यूमेरिकल ख़त्म। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 1.2 की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के। इसका भी रूल बता देते हैं। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की जो वैल्यूज़ है वो आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो 10 की वैल्यूज़ आपस में माइनस हो जाएंगी। क्या बता रही हूँ, अभी इसे सॉल्व करते हैं। बस आप ये रखना है कि मल्टीप्लाई होगा तो 10 की वैल्यूज़ प्लस होंगी, डिवाइड होगा तो 10 की वैल्यूज़ माइनस होंगी। पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। मैंने कहा है 10 की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और जो सिंपल वैल्यूज़ है उनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 और 6, इन दोनों को मैं सिंपल मल्टीप्लाई किया, और देखिए मल्टीप्लाई मैंने लगाया, और अब 10 को मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है। ये 2 दफ़ा 10 है, लिखूंगी मैं एक दफ़ा ही, और इनकी वैल्यूज़ को देखो मैंने क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ। मैंने क्या कहा था कि आपने 10 की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। देखिए एक वैल्यू तो मेरे पास 3 और एक वैल्यू तो मेरे पास 6, तो मैंने इन दोनों को कर दिया प्लस, और इनके यूनिट्स को देखें kg और यहाँ पर है m, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया kg एंड m,
नेक्स्ट अब इन दोनों को 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 24 और इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया 10⁻9। अब ये 9 आया मेरे पास, यानी कि पॉइंट मेरे पास इधर है, मैं इसको इधर मूव किया है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻10 बना दिया मैंने इसको। ठीक है, आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो भी इट्स ओके। बी पार्ट में देखें दो वैल्यूज़ हो रही हैं डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपने 10 की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको आपस में जो वो हो रही हैं, अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर किया था। अब 6 और 2 आपस में हो रही है डिवाइड, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, जो कि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपके पास जो अगली चीज़ है वो यहाँ पर है ये वाले 10। अब ये वाले 10 देखें आपस में हो रहे हैं डिवाइड, आपने इसको लिखना है 10 को एक दफ़ा। उसके बाद देखें वैल्यूज़ को आपने जो 10 की वैल्यूज़ हैं उनको आपने करना माइनस, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी जो डिवाइड की वैल्यू डिवाइड का क्वेश्चन होगा उसमें आपने 10 की वैल्यूज़ को कर देना माइनस। तो आप क्या करेंगे, देखें पहली वैल्यू मेरे पास 6, मैंने यहाँ पर इधर 6 ही लगा हुआ है और दरमियान में देखें आप लोग क्या लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने भी कहा था कि माइनस लगाना है। ठीक है, और उसके बाद देखें यहाँ पे -2 और यहाँ पर भी है -2। ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पर ये कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारे यूनिट। अब देखें M3 है, ओके, और ये है हमारे पास M2। जब M2 यहाँ पे हमारे पास 2 है और जब ये 2 फ्रैक्शन के ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज, यानी कि ये 2 है और जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। अब देखें M2 और -2 यानी कि 3 - 2 आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर 6 + 2 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास 10⁸8। डन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे आप एक क्वेश्चन लिखें, स्टेट सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग SI यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस। ओके, ये इसका क्वेश्चन है, रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ SI यूनिट्स रिक्वायर्ड स्पेशल केयर पार्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस, यानी कि जब आप यूनिट के साथ प्रीफिक्स लिख रहे हो तो आपको कुछ केयर करनी पड़ती है। अब वो कौन कौन सी केयर है उसके अंदर फर्स्ट वन रूल देखें, ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। आपने किस चीज़ से यूनिट को रिप्रेजेंटेड करना है, सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, उसकी एब्रीवेशन नहीं लगानी। मीन्स आपने वो क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एस लिखना है, SEC नहीं लिखना है, यानी कि S लिखना है, सिर्फ उसका सिंबल लिखना है, SEC नहीं लिखना है। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए, ये वाली एग्जाम्पल को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं आप। नंबर 2, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। आपने सिंबल को 2 दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, आपने कोई भी सिंबल है आपने उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना, यानी कि मैं कह देती हूँ सेकंड है, आपने सेकंड 2 दफ़ा नहीं लिखना, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना आपने। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे 1 दफ़ा ही लिखा हुआ है मीटर या न्यूटन। ठीक है, मिली न्यूटन, न्यूटन, केजी, एक दफ़ा ही लिखना है, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना। नेक्स्ट है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर। आपने कोई भी यूनिट का नेम है, फुल नेम ऑफ यूनिट है, वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, ड्राइव यूनिट, बेस यूनिट, उसका जो नेम है, ठीक है, उसका जो सिंबल नेम है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, मीटर का देखें M छोटा है, यहाँ पे सेकंड का देखें S छोटा है और न्यूटन का देखें N छोटा है। अब एक स्पेशल केस भी है, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेशल केस है जिसका सेल्सियस, जिसका जो एक यूनिट है लेकिन इसका जो है C बड़ा लिखते हैं हम, ये आपने याद रखना, एक स्पेशल केस है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास रूल है, सिंबल्स अपेयर इन लोअर केस। सिंबल्स जो हैं वो हमेशा लोअर केस में ही लिखेंगे, यानी कि आपने पहले ये पढ़ा था ऊपर के फुल नेम जो है वो छोटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। अब हम उस कैपिटल नेम का सिंबल की बात करें, जैसे कि सेकंड का नेम, सेकंड देखें S छोटा है, अब उसका सिंबल यानी कि सिंबल क्या है, सेकंड का S है, तो उसको हमने कैसे लिखना है, क्या हमने कैपिटल बड़ा S लिखना है या छोटा S लिखना है सेकंड के लिए, तो उसका जो सिंबल है वो भी आपने छोटे केस में ही लिखना है, लोअर केस में ही लिखना है। ठीक है, एक यहाँ पर फिर से स्पेशल केस आ जाता है, वो स्पेशल केस कौन सा है हमारे पास, ओनली फॉर लीटर। लीटर का जो L है, ठीक है, अब लीटर का L देखें, लीटर का अगर हम पूरा वर्ड देखें तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमने यूनिट का फुल नेम स्मॉल से स्टार्ट करना है, लेकिन लीटर का L जो है वो छोटा है, लेकिन जब हमने सिंबल लिखना है तो हमने L बड़ा लिखना है। ये एक स्पेशल केस है, जैसे ऊपर सेल्सियस एक स्पेशल केस था, यहाँ पे लीटर एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिंबल।
सिंबल नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम, वो वाले सिंबल्स जिनका जो है साइंटिस्ट का नाम है, जिनका यूनिट, वो आपने उसका इनिशियल वर्ड जो है आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर से लिखना है। अब देखें न्यूटन, न्यूटन आपने ऊपर पढ़ा कि जो फर्स्ट वर्ड है उसका छोटा लिखना है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्योंकि फुल नेम का फर्स्ट वर्ड हमने हमेशा छोटा लिखना है। अब बात आ जाती है सिंबल की, सिंबल आपने इसका बड़ा लिखना है, क्यों? क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इसी तरीके से देखिए केल्विन, केल्विन का देखिए के छोटा है, क्योंकि उसका फुल नेम का जो पहला वर्ड था उसको हमने स्मॉल ही लिखना है, ये रूल है। लेकिन अभी हमने एक दूसरा रूल पढ़ा कि अगर तो साइंटिस्ट का नेम है तो उसका जो सिंबल है वो क्या होगा, बड़ा कैपिटल लेटर में ही आएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड क्लोज टू एसआई यूनिट। आपने जो प्रीफिक्स लिखनी है वो हमेशा यूनिट के पास लिखनी है। देखिए एम एस बिल्कुल साथ साथ, ऐसे एम एन ये इतनी दूर दूर आपने नहीं लिखनी, बिल्कुल साथ जोड़ के लिखनी है उन दोनों को, ये रूल है। नेक्स्ट है यूनिट आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अगर यूनिट्स हैं तो आपने एक स्पेस के फासले पे लिखने हैं, जैसे कि एक न्यूटन है और एक मीटर है, ठीक है, ये दो अलग अलग यूनिट हैं। अब ये दोनों यूनिट आपने पास पास नहीं लिखने, ठीक है, आपने इनको थोड़ा सा खुला करके लिखना है, ओके। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा आपने कि अगर एक प्रीफिक्स है, ये मिली है और ये न्यूटन है, तो आपने प्रीफिक्स और यूनिट को बिल्कुल, यानी कि एक प्रीफिक्स है और एक यूनिट है, इनको बिल्कुल पास पास लिखना है। अगर तो दोनों यूनिट्स हैं, ठीक है, तो आपने इनको थोड़ा सा वन स्पेस देकर लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस वही प्लूरल प्रीफिक्सेस कह सकते हैं, यानी कि आपने 2 दफ़ा माइक्रो या 2 दफ़ा सेकेंड पुट नहीं करना,